भारत को ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए या इस्राइल के साथ? इस सवाल का जवाब पेचीदा है, लेकिन इसी तरह की मुश्किल ईरान को भी आई थी। दोस्ती तो उसकी भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी गहरी थी, बल्कि ज्यादा थी। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने एम्स में भर्ती अपने बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह को चुपचाप तेहरान भेजा और ईरान से इनकार नहीं किया गया। ईरान ने उस संकट में भारत की मदद की। वो कहानी क्या थी, उसे जाने बिना आप नहीं समझ सकते कि भारत ईरान के साथ ईरान और इजराइल की जंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने यहां पर सवाल उठाया है, उसके बाद से सवाल यह बन रहा है कि आखिर मोदी जी किसका साथ देंगे, आखिर किसके साथ अपना स्टैंड दिखाएंगे, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ या फिर ईरान के साथ। किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार। आप उनकी जबानी सुनिए और समझिए कि आखिर क्या कुछ इतिहास ईरान और हिंदुस्तान का रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत को ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए या इस्राइल के साथ? इस सवाल का जवाब पेचीदा है, लेकिन इसी तरह की मुश्किल ईरान को भी आई थी। दोस्ती तो उसकी भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी गहरी थी, बल्कि ज्यादा थी। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने एम्स में भर्ती अपने बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह को चुपचाप तेहरान भेजा और ईरान से इनकार नहीं किया गया। ईरान ने उस संकट में भारत की मदद की। वो कहानी क्या थी, उसे जाने बिना आप नहीं समझ सकते कि भारत ईरान के साथ क्यों नहीं है और भारत को क्यों हर हाल में ईरान के साथ होना चाहिए। सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा है और ईरान पर हमले के लिए इस्राइल की निंदा की है। गजा में हो रहे नरसंहार के लिए इस्राइल की निंदा की है और दोनों पर चुप रह जाने के लिए मोदी सरकार से सवाल पूछा है। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी साफ साफ लाइन ले रही है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की लाइन आज कहीं नजर नहीं आती। क्या बीजेपी का यही काम रह गया है कि अमेरिका के साथ खड़े नजर आना है? अमेरिका में तो ट्रंप के समर्थक भी इस्राइल को झूठा कह रहे हैं, ट्रंप को रोक रहे हैं कि उसके फेर में ईरान पर हमला ना करें। लेकिन बीजेपी से लेकर मोदी सरकार हाथ पीछे बांधकर खड़ी नजर आती है। आखिर क्यों? भारत के पास गजा में नरसंहार के विरोध में बोलने और ईरान पर इस्राइल के हमले की निंदा करने की नैतिक शक्ति नजर नहीं आती। मगर आगे बढ़ने से पहले उस कहानी पर गौर करना जरूरी है जिसे कम लोगों ने सुना है। यह कहानी भारत की विदेश नीति, उसके किरदार, सबके बारे में काफी कुछ कहती है। इतने सारे गोदी चैनल हैं, इन एंकरों का प्रोमो चलता रहता है, ये प्रोमो वो प्रोमो, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या कर देते हैं गोदी चैनल। कहानी बताई जो आपको इफ्तिखार गिलानी ने बताई है। आपने शायद इफ्तिखार गिलानी का प्रोमो कभी नहीं देखा होगा, बहुत से लोग उन्हें पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं इफ्तिखार गिलानी ने कश्मीर टाइम्स में लिखकर याद दिलाया कि ईरान ने भारत के लिए क्या किया था। पाकिस्तान पश्चिमी ताकतों के उकसावे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक प्रस्ताव लाना चाहता था कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर। उससे पहले वह इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी से प्रस्ताव पास करवाना चाहता था। ओआईसी में आम सहमति से ही प्रस्ताव पास किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चुपचाप ऐसी बिसात बिछाई जो आज भी भारत के लोकतंत्र और कूटनीति के इतिहास का एक शानदार दस्तावेज है। आपने यह कहानी सुनी होगी कि नरसिम्हा राव की सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला के साथ जिनीवा भेजा कश्मीर पर बोलने के लिए। लेकिन इस पूरे अभियान का चेहरा वाजपेयी तो बन गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि वाजपेयी से पहले तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने अपना काम कर दिया था और दिनेश सिंह भुला दिए गए। इसी की नकल में इस बार मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों के दलों को विदेश दौरे पर भेजा। लेकिन आप सभी जानते हैं इनका दौरा नौटंकी से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं हुआ। मगर 1994 का दौरा नौटंकी नहीं था। दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, मगर बहुत बीमार थे, एम्स में भर्ती थे। किसी को पता ना चले और हंगामा ना मच जाए, इसलिए उनके बिस्तर पर किसी और को लिटा दिया गया और उन्हें उठाकर एक बीमार विदेश मंत्री को डॉक्टरों के साथ भारतीय वायुसेना का विशेष विमान तेहरान के लिए उड़ जाता है।
मार्च की ठंड में तेहरान एयरपोर्ट पर उतरता है तो स्वागत के लिए ईरान के तब के विदेश मंत्री आते हैं। व्हील चेयर पर भारत के विदेश मंत्री को देखकर पूछ बैठते हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि आप भारत से चलकर यहां आए हैं। इसके बाद दिनेश सिंह ने बीमारी की हालत में चंद घंटों के भीतर लगातार ईरान के अधिकारियों को भारत का पक्ष समझाया। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी से बात की और उनसे एक ऐसा वादा लेकर शाम तक दिल्ली भी लौट आए जिसकी किसी को खबर नहीं लगी। वादा क्या था, क्यों ईरान से वादा लेने गया भारत, और ईरान ने मना नहीं किया। इस्लामिक देशों के संगठन का एक कायदा है कि जो भी प्रस्ताव पास होगा आम सहमति से होगा। इसके सभी देश कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ गोलबंद हो गए। ईरान ने भी पाकिस्तान को साथ देने का वादा कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी कहा कि ईरान उनके साथ है, लेकिन बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने ईरान के सामने भारत का पक्ष रखा। उनके पास एक ही रास्ता था, अगर ईरान इस प्रस्ताव का विरोध कर देता तो पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन के स्तर पर ही मुंह की खानी पड़ जाती। एक बीमार विदेश मंत्री को अपने दरवाजे पर देखकर ईरान ने दरिया दिली दिखाई। ईरान ने ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध कर दिया और प्रस्ताव गिर गया। ईरान भी हजारों साल पुरानी सभ्यता है, भारत तो है ही। दो महान सभ्यताओं के बीच का ऐतिहासिक रिश्ता भी खूब रहा है। हम और आप आज भी फारसी के कई शब्दों को हिंदी से लेकर मराठी और बांग्ला तक का समझकर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। पश्चिमी देश उस वक्त चाहते थे कि ओआईसी से प्रस्ताव पास कर मानवाधिकार आयोग में आए और वहां से पास होकर संयुक्त राष्ट्र में आए और तब भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि इसका समर्थन नहीं करता है। वह भारत और पाकिस्तान का दोस्त है और दोनों को इस मसले का समाधान औपनिवेशिक ताकतों के बिना करना चाहिए। ईरान के इस स्टैंड से पाकिस्तान का प्रस्ताव धराशायी हो गया और पाकिस्तान को गहरा झटका लगा। बहुत कुछ राजनीतिक भू राजनीतिक संबंध लंबे समय के लिए बदल गए। साल कौन सा था? 1994। भारत उदारीकरण के रास्ते पर चल रहा था। अगर कदम बढ़ाते ही प्रतिबंधों की बेड़ियां लग जाती तो इतिहास कुछ और हो जाता, लेकिन ईरान की मदद से भारत की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई। आज उस ईरान के लिए भारत की मोदी सरकार साफ साफ दो शब्द नहीं कह पाती। विदेश मंत्री दिनेश सिंह तो बीमार थे, व्हील चेयर पर तेहरान गए। आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी फिट हैं, हैंडसम हैं, वजन का ख्याल रखते हैं, सूट भी ठीक ठाक पहनते हैं, टाई बहुत अच्छी होती है और बंधी भी ठीक से होती है, पॉकेट का रुमाल भी टाई से खूब मैच करता है। जब भी देखिएगा नए भारत के नए विदेश मंत्री की तरह तेज चलते हुए आराम से उठते बैठते दिखेंगे। फिटनेस से लगता है काबिल विदेश मंत्री हैं। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। गोदी सारा जीवन विदेश सेवा में ही गुजारा है तो अनुभव भी लंबा है। अब तो मंत्री हैं, इंग्लिश भी उनकी शानदार है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती और ना उन्हें इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। लेकिन ट्रंप की नीति की आलोचना नहीं कर सकते, ना ही ईरान का साथ दे सकते हैं, ना नाम लेकर इसराइल को चेता सकते हैं कि परमाणु ठिकानों पर हमला ना करें, पहले सबूत दिखाएं। इसलिए जयशंकर जितने भी हैंडसम लगते हों, उनका टेलर जितना भी अच्छा हो, लेकिन इतने बड़े ग्लोबल संकट के समय उनकी विदेश नीति में ना तो दिनेश सिंह जैसी कोई कहानी है, ना कोई बड़ी कामयाबी। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि हिंदी के दर्शक यह समझ सकें कि कपड़ा ठीक पहन लेने से कूटनीति सही नहीं हो जाती। इस लाइन को लिखकर पर्स में रख लीजिए या ट्रक के पीछे लिख दीजिए। सोनिया गांधी, भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 जून के द हिंदू में गजा में नरसंहार की, ईरान पर इसराइल के हमले की जमकर निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि इस इलाके में सुरक्षा का इतिहास ऐसा है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति का होना इसराइल के लिए चिंता की बात हो सकती है, मगर इसराइल इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं रख सकता। वह खुद परमाणु हथियार रखता है, जबकि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए हैं। 2018 में अमेरिका ही उसके साथ की गई परमाणु संधि से बाहर हो गया। सोनिया गांधी ने ट्रंप को लेकर भी लिखा है कि ट्रंप युद्ध के खिलाफ साबित नहीं हुआ, मगर अफसोस अब दिख रहा है कि वे भी नेतन्याहू के साथ युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, बीजेपी, इन सब से इतनी सी बात नहीं कही गई। शांति का पुजारी बताने के लिए गांधी एंड बुद्ध का इस्तेमाल कितनी बार भाषणों में करेंगे? इनके बताए रास्ते पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से लेकर इस्राइल के बारे में यह बात क्यों नहीं कह पाते, निंदा क्यों नहीं कर पाते? सोनिया गांधी लिखती हैं कि इस्राइल ने गजा में हजारों लोगों को मार दिया। इस संकट के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 नेशन सोल्यूशन के प्रति भारत के स्टैंड को भुला दिया। गजा और अब ईरान पर भारत की चुप्पी दर्शा रही है कि हम अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से दूर जा रहे हैं। यह सिर्फ अपनी आवाज खोने की बात नहीं, पर अपने मूल्यों का त्याग भी है। भारत की विदेश नीति में सही गलत का भाव हमेशा से रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बस ग्लोबल लीडरों के साथ फोटो खिंचाने का अवसर मिलता रहे, यही विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इसीलिए पूछा जाना चाहिए कि आज के ग्लोबल संकट में भारत कहां है, उसकी विदेश नीति कहां है, भारत की नैतिक शक्ति कहां है, जो भारत होने के नाते पूरी दुनिया के बीच अलग लाइन लेता था। यह कौन सा नया भारत है जिसमें भारत के आगे नया तो लगा है, लेकिन नया के नाम पर क्या दिख रहा है पता नहीं चलता। अगर आपसे इम्तिहान में यह सवाल आए तो क्या लिखेंगे? कि भारत वही करता है जो ट्रंप कहते हैं, ट्रंप जो कहते हैं उस पर भारत चुप रह जाता है, भारत कभी लाइन नहीं लेता। क्या यह जवाब लिखकर आपको संतोष हो जाएगा? एक और समय आया था, साल था 2012-13। मूंगी खानी पड़ी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर सोनिया गांधी ने यह मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर किसका साथ देंगे, ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का, आखिर किसके साथ खड़े होंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना स्टैंड दिखाएंगे, भारत उसकी तरफ हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया कि ईरान से कौन कौन से वादे भारत ने लिए, किस तरह से ईरान के जो है विदेश मंत्री जो है वो जाकर बात करते हैं ईरान के तेहरान के अंदर जाकर, जबकि वो बीमार होते हैं। सारी कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं? क्या आखिर किसका साथ भारत को देना चाहिए, किसका स्टैंड दिखाना चाहिए, इजराइल का, अमेरिका का या ईरान का, या फिर आप लोग किसका स्टैंड दिखा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।